सभी सभी आ गए। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन लिख रहे थे अपन, है ना। और लिखिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन लिखिएगा। किसी बहुभुज ऐसे लिखना, किसी अष्टभुज के अष्टभुज किसी अष्टभुज ऑक्टागन, किसी अष्टभुज के समस्त अंतःकोणों का योग कितना होगा। अष्टभुज ऑक्टागन, किसी अष्टभुज के समस्त अंतःकोणों का योग, इंटीरियर एंगल का टोटल पूछा है। किसी अष्टभुज के समस्त अंतःकोणों का योग कितना होगा। हो गया सॉल्व। हो गया सॉल्व। पूछा क्या है, अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180। n मतलब 8 भुजाएं, 8 - 2 इंटू 180। 8 में से 2 घटाओ, 6 को 18 से गुणा कर लो, 1080। नेक्स्ट लिखिए, किसी समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या, किसी समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या, किसी समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है। किसी समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है। किसी समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है, तो इसका प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा। तो इसके प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा। इसके प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा। कितना 144। प्रत्येक अंतःकोण पूछा है, प्रत्येक अंतःकोण पूछा है, तो बताओ फॉर्मूला क्या था। n-2 इंटू 180 और बट्टा में n। n मतलब 10, 10 में से 2 कम करो, 8 इंटू 180 बट्टा में 10, 0 0 करके 18 इंटू 8 144 डिग्री। लिख दिया, लिखो वापस। किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 160 डिग्री है। किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण
160 डिग्री है, 160, 160 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या होगी इस बार प्रत्येक अंतःकोण आपको दे रखा है, ठीक है, प्रत्येक अंतःकोण दे रखा है। ये अंतःकोण का फॉर्मूला तो मैंने अभी ये लिखवाया था आपको, अंतःकोण बराबर n-2 इंटू 180 और बट्टा में n। अंतःकोण कितना है, यहां लिखो ना 160, बराबर में n-2 इंटू 180 बट्टा में n। इसको इधर भेज दीजिएगा, चाहो तो 0 से 0 काट दीजिएगा, ठीक है। इसको इधर भेजेंगे 16n किसके बराबर है बताओ, 18n माइनस के 36 के, ठीक है। इसको इधर भेजना, इसको इधर भेजेंगे तो 2n किसके बराबर है, 36 के, तो n का मान कितना आया, 18। इन भुजाएं कितनी होगी, 18। लिख दिया ये, लिख दिया ये, नेक्स्ट लिखो। जैसे देखो ये एक क्वेश्चन है, लिखने की जरूरत नहीं, मैं बोल रहा हूं सुनना। शीट में है, किसी बहुभुज का आंतरिक कोण का मान नहीं हो सकता। 4 एंगल दे रखा है, ये कह रहा है किसी बहुभुज का जो आंतरिक कोण है ना वो मान नहीं हो सकता प्रत्येक 150 डिग्री, 108 डिग्री, 105 डिग्री और 144 डिग्री। इसमें से कौन सा आंतरिक कोण का मान नहीं हो सकता है, ये पूछा है, ठीक है। पूछा प्रश्न है किसी बहुभुज का समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का मान निम्न में से कौन सा नहीं होगा। तो सर अब हमें कैसे पता चलेगा नहीं होगा, आप मुझे ये बताओ, ये अंतःकोण है तो बहिष कोण कितना होगा, निकाल सकते हैं। मैंने एक नोट बना के लिखवाया था, लिखा था कि आपने लास्ट में, बहिष कोण प्लस अंतःकोण का योग। अच्छा ये इंटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर निकाल सकते हो। इसको इन सबको किस में से घटाऊं, 180 में से 150 घटाऊं 30, 108 घटाऊं 105 घटाऊं और 144 घटाऊं, ठीक है, कितना 36 डिग्री। 36 ही होगा ना, 56 कैसे, 100 में 200 में से 200 में से भी घटा तभी तो शायद 56 आते हैं। कोई बात नहीं, ये क्या भावनाओं में बह गए थे। इधर देखो भाई, सबसे पहले तो यहां पर ये इंटीरियर एंगल, अपने को पूछा कौन सा इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता, आप सबके एक्सटीरियर निकाल दें। एक्सटीरियर है, इसका मतलब प्रत्येक बहिष कोण का मान कितना निकाल दें, 360 बट्टा n, या फिर n निकालना है तो 360 बट्टा कोण, यानी इनमें से जिसका भाग जाएगा वो कोण होगा, ठीक है। 360 में भाग जाना चाहिए, बताओ 36 30 का जाता है, 72 में जाता है, 36 का जाता है, 75 का नहीं जाता, तो ये 105 डिग्री कभी भी अंतःकोण नहीं होगा। और ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है भाई। बहिष कोण जो है ना भाई, प्रत्येक बहिष कोण का मान जो अपन निकालते हैं 360 बट्टा n करते हैं, और 360 में n का पूरा पूरा भाग जाएगा। मैं आपको ये कहूं कि भाई भुजाओं की संख्या निकालनी है, अब मान लो भुजाओं की संख्या में
प्रत्येक बहिष्कोण 75 डिग्री दे दूं और भुजाओं की संख्या निकालना, आप जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो एग्जैक्ट आएगा ही नहीं। भुजाओं की संख्या पॉइंटम हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो किसी भी बहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण का मान वही होगा जिसका 360 में भाग जाएगा। ठीक है, 360 में नहीं जाता तो नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अभी मैंने 160 यहां लिखा, सपोज एक बार इधर देखो, इस 160 की जगह 170 होता तो भी भाग चला जाता ना। ठीक है, यहां पर विषम संख्या भाग चला जाता ना भाई, 17 होता तो एक भाग n का मान यही आ जाता। इसकी जगह और कोई दूसरी वैल्यू होती, मान लो यहां पर मैं लिख लेता 140। ठीक है, तो 140 में 4 का भाग भी इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा भाई। यहां पर अपन कोई वैल्यू और ऐसी मैं कुछ भी लिखूं, प्रत्येक अंतःकोण 160 लिखा ना, उसकी जगह मैं 105 डिग्री लिखता हूं। कितना? 105 डिग्री। तो मुझे बताओ n-2 इंटू 180 बट्टा n। ठीक है, 15 से ही काट दो, 15 से 7 12, 15 से 12 सही लिखा ना, इसको इससे गुणा करो 7n, 12n माइनस 24। बताओ 12 और इसका अंतर 5n और ये 24। मुझे बताओ n का मान क्या आएगा? 24 बट्टा 5। मुझे बताओ भुजाओं की संख्या पॉइंटम हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। हाँ बोलिए, कुछ कह रहे हो? विषम कैसे? विषम का ऐसा कहां क्या? मतलब एंगल जो है ना वो सिंपल सी बात है, भाग नहीं जाएगा ना। मुझे ये बताओ यहां पर ये जो वैल्यू है इस 24 में 5 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, 105, इसकी जगह पर और कोई वैल्यू लिखे, मतलब भाग जाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर आप उल्टा करके देख लो ना, इसको घटाएंगे तो कितना है? 75। 75 का पहाड़ा भाग 360 में जा सकता है? नहीं जाएगा। ठीक है, मैं कह दूं कि भाई प्रत्येक बहिष्कोण है ना वो 17 डिग्री हो जाए, पॉसिबल है क्या? 17 डिग्री होगा ही नहीं, 17 डिग्री पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि भाग भी तो जाना चाहिए। 18 डिग्री बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि 360 में भाग जाता है। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना। आपके दे रखा है शीट में ये क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा किसी बहुभुज का आंतरिक कोण का मान कभी नहीं हो सकता? तो आंसर कितना होगा? 105 डिग्री। क्यों होगा? समझ में आ गया? 360 का भाग जाना चाहिए। अब देखो एक अंतर वाला क्वेश्चन और दे रखा है, लिखो किसी बहुभुज में बाह्य तथा अंतःकोण का अनुपात, किसी बहुभुज में बाह्य कोण तथा अंतःकोण का अनुपात 1:4 है। किसी बहुभुज में बाह्य कोण तथा अंतःकोण का अनुपात 1:4 है। किसी बहुभुज में बाह्य कोण तथा अंतःकोण का अनुपात 1:4 है, तो भुजाओं की संख्या होगी हो गया सॉल्व? कितना आया? पूछा पहले तो मुझे बताओ, दे क्या रखा ये बताओ। बाह्य कोण एक्सटीरियर और इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंटीरियर का रेशियो दे रखा। कितना दे रखा बताओ? 1:4। इसका मतलब अंदर वाला कोण 1 है, बाहर वाला 4 है। मैंने अभी लिखवाया अंदर और बाहर के कोणों का योग कितना होता है। तो मुझे बताओ इस 180 के अंदर अपने किसका भाग दे दूं? अब चाहे आप एक्सटीरियर निकालो चाहे इंटीरियर, हमेशा एक्सटीरियर निकाले, इजी रहता है। ठीक है, इंटीरियर ना करके एक्सटीरियर से करें, इजी रहेगा। बहिष्कोण से बताओ, बहिष्कोण का अनुपात कितना है? 1। 5 का पहाड़ा इसके अंदर कितनी बार? तो मुझे बताओ बहिष्कोण कितना आया? 36।
ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल आ गया। बहिष्कोण कितना आ गया? 36 डिग्री। पूछा गया है भुजाओं की संख्या। मुझे बताओ, प्रत्येक बहिष्कोण दे रखा है और भुजाओं की संख्याओं का निकालना है। कैसे निकालो? कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? अरे n बराबर 360 बट्टा एंगल बहिष्कोण। ये लो बहिष्कोण, तो बताओ 360 बट्टा 36, आंसर 10 भुजाएं। ठीक है, अरे समझ में आया कि नहीं आया? मैंने अभी कहा बहिष्कोण और अंतःकोण का योग 180 होता है। आप यहां से भुजाओं का, ये रीट फर्स्ट लेवल में आया था 2017 वाले में, रीट फर्स्ट में आया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, पूछा जाता है। फिर से लिखो एक क्वेश्चन, आप सीट सॉल्व करोगी। सीट में एक अंतर दे रखा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लिखो। किसी बहुभुज के बाह्य तथा आंतरिक कोणों का अंतर 150 डिग्री है। किसी बहुभुज के बाह्य तथा अंतः कोणों का अंतर, बाह्य तथा आंतरिक कोणों का अंतर या अंतः कोणों का अंतर 150 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी। वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी बहुभुज के बाह्य एक्सटीरियर तथा अंतः इंटीरियर कोणों का अंतर डिफरेंस 150 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या होगी। आप तो बस बहिष्कोण और अंतःकोणों का अंतर दे रखा है, आप तो बहिष्कोण निकाल दो, 360 में भाग दे देना, भुजाओं की संख्या आ जाएगी। हाँ, क्या हुआ? कौन सा कंसेप्ट नहीं लिखाया? और नहीं लिखवाया था मैंने एक लास्ट में, अरे फॉर्मूले लिखवाए थे ना, नहीं लिखे फॉर्मूले आपने? ये लिखा नहीं लिखा ये बताओ? ये वाला नहीं लिखा था? ये नहीं लिखा क्या? किस किसने नहीं लिखा? नहीं लिखा था, अब लिख दो। सबने लिखा था ये, अब आपने नहीं लिखा, बाकी सबने लिखा है। क्यों नहीं लिखा इसको? मैंने कहा कोई भी बहुभुज है ना, समबहुभुज, उसमें अंतःकोण और बहिष्कोण का योग हमेशा 180 होता है। लिख दिया ये? हाँ रमेश, लिखा? अब देखो इस बार क्वेश्चन में क्या दे रखा है? बहिष्कोण और अंतःकोण का अंतर, या बहिष्कोण और अंतःकोण का अंतर दे रखा है। बहिष्कोण को मैं ई से डिनोट कर रहा हूं रमेश, एक्सटीरियर, ठीक है, और अंतःकोण को आई से डिनोट कर लेते हैं। पूरा शब्द लिखेंगे, इससे अच्छा ये लिख लेते हैं। इसका अंतर क्वेश्चन में दे रखा है कितना? बस इतना ही इंफॉर्मेशन है हमारे पास, लेकिन हम पहले से जानते हैं इन दोनों का योग कितना होता है, तो हम जानते हैं, इस वजह से ये लाइन लिख रहा हूं। ठीक है भाई, आप नहीं जानते हैं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे रमेश ने लिखा ही नहीं था, तो रमेश अब जान गए, तो इसको योग कितना है? 180। मुझे बताओ ये दो इक्वेशन बनी कि नहीं बनी? कैसे सॉल्व कर? द्विघात समीकरण कहां बन रही है? कैसे करूं बोलो? 2e, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये लो आई आई गए, घर गया, इसका जोड़ 0, ये लो 0, 13, 2 और 1, अब ये लो 2 का भाग दे दिया, कितना आया?
165। ये एक्सटीरियर एंगल आया है। मुझे बताओ क्या एक्सटीरियर एंगल से क्या इसका भाग 360 डिग्री में जाएगा? अरे ये एक्सटीरियर एंगल आया ना, ठीक है, क्या इसका 360 डिग्री में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये जो आपने लिखा है गलत लिखा है सर, ये जो अभी आपने लिखा है गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन में अंतर दे रखा है, ऐसा थोड़ी दे रखा है ये पहले वाला है नहीं ज्यादा वाला है। इसका मतलब हमने ये जो अभी किया है गलत है, छोड़ो इसको, फिर उल्टा करते हैं वापस। क्या लिखूंगा बताओ? आई पहले लिख लेते हैं और माइनस का ई बराबर कितना है? 150। आई प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा? 180। फिर जोड़ो 2i बराबर में ये वापस 330। तो बताओ आई बराबर 165। तो मुझे बताओ आई बराबर 165 है तो ई बराबर कितना होगा? 180 में से घटाएंगे। भाई दोनों का जोड़ 180 है ना, ये यहां रखा तो 180 में तो 165 घटा के बताओ कितना? 15। सर बिल्कुल ई का भाग 15 का पहाड़ा जाता है, तो बताओ 180 के अंदर 15 का भाग दे देना, n बराबर आ जाएगा। 15 का पहाड़ा इसमें एक बार, पीछे 30, 30 में 2। बताओ भुजाओं की संख्या? एक में ऑप्शन 12। एक सेकंड गलत अच्छा एक सेकंड, मैं सोचा 12 तो ऑप्शन ही नहीं है। 360 सॉरी। फॉर्मूला एक्सटीरियर एंगल ये होता ना ई बराबर 360 बट्टा एन। मुझे एन चाहिए तो बताओ 360 बट्टा ई, ठीक है, ये 360 बट्टा ई। बताओ 360 बट्टा में ई कितना है? 15। 15 का पहाड़ा इसमें 24। अरे समझ में आया क्या? लिख दिया? देखो वापस बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना। इधर देखो आप, पहले तो मुझे ये बताओ 5 फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। एक तो था समस्त बहिष्कोणों का योग 360, प्रत्येक बहिष्कोण, अरे बोलो, एन, समस्त अंतःकोण n-2 इंटू 180, प्रत्येक अंतःकोण n-2 इंटू 180 बट्टा n, और विकर्ण n-3/2। इस पे तभी अपन बात ही नहीं की, क्वेश्चन लिखवा ही नहीं, बाद में लिखवा देंगे एक क्वेश्चन इस पे भी, ठीक है। अब आते हैं अपन अंत। सर अंतःकोण और बहिष्कोण का जो टोटल होता है ना वो हमेशा 180 होता है। अंतःकोण और बहिष्कोण का टोटल कितना होता है? 180 होता है। दूसरा, कोई भी बहुभुज का बहिष्कोण का जो मान आएगा ना उसका भाग 360 में जाएगा, और यदि नहीं जाता है तो इसका मतलब वो भुजाएं है ही नहीं, ठीक है। पॉइंट ऑफ आंसर आ रहा है भुजाओं की संख्या। पहली बात तो ये दिमाग में रखना है। दूसरा, अब प्रश्न आता है कि निम्न में से लिख दो क्वेश्चन। मैंने अभी जो लिखवाया था शुरुआत में बोला था, लिख ही दो उसको, लिखा होगा तो याद रहेगा, समझ में आएगा। लिखो, निम्न में से निम्न में से निम्न में से निम्न में से किसी भी निम्न में से किसी बहुभुज का आंतरिक कोण का मान कभी नहीं हो सकता। निम्न में से किसी बहुभुज का आंतरिक कोण का मान कभी नहीं हो सकता।
निम्न में से किसी बहुभुज के आंतरिक कोण का मान कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन लिख दो। 150 डिग्री, 108 डिग्री, 144 डिग्री, 105 डिग्री। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 150, 108, 144, 105। ठीक है, 150, 108, 144 और 105। ये सबसे पहले इधर देखो करना कैसे। अब फिर ये सब क्या है? आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल है। तो सबसे पहले सबका एक्सटीरियर निकालो। कैसे निकालो? 180 में से घटाएंगे। 180 में से 150 घटाओ 30, 108 घटाओ, 144 घटाओ, ये घटाओ, ये 22 कोण। अब इस 22 कोण जो आया है इनका भाग 360 में जाना चाहिए। ठीक है, तो 360 में जाना चाहिए। मुझे बताओ क्या 30 का पहाड़ा 360 में जाता है? ठीक है, इसमें ये जाता है। 72 का भी जाएगा, 36 का भी जाएगा, 75 का भाग नहीं जाएगा। तो आप सॉल्यूशन में ऐसे लिख लो, 75 का भाग 360 में नहीं जाता है, अतः ये 22 कोण नहीं होगा। तो 105 है वो अंत कोण भी नहीं होगा। पिछले क्वेश्चन में अपने 165 आ गया था 22 कोण, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। 165 जो था उसका भाग 360 में जाता ही नहीं है, पॉसिबल नहीं था। तो हमने जो लिखा था वो गलत था, तो उसको अपन काट के वापस सही कर देंगे। अरे अब तो कर लोगे। एक सेकंड ग्रेड मैथ में क्वेश्चन आया था, लिखना। अरे किसी कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ बोलो। तो कब से डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरे से? विषम दो सम संख्याओं का गुणा विषम नहीं होगा, सही है। वैसे आप खुद ही देख लो ना, एंगल देखे कोई भी, पर और दोनों ये सम हो जो भी, वो भी जरूरी थोड़ी है सम ही होगा 100%। तो ठीक है, विषम नहीं होगा। 165 आया था अभी, 165 आया ना 22 कोण, 165 नहीं। परंतु ये भी थोड़ी कह सकते हैं कि 166 हो जाएगा। सम हो जाएगा क्या भाई? 166 डिग्री है तो वो 22 कोण हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि विषम हुई। चार ऑप्शन ऐसे दे दिए। इधर में 105 की जगह 166 होता, तो इसका अंतर कर देंगे उधर 66 का, तो उधर 166 घटाएंगे, पीछे कितने बचते हैं? 14। 14 का भाग फिर भी नहीं जाता है। तो जरूरी नहीं है कोई, ये जो आप लॉजिक कह रहे हैं वो सही नहीं है। लिखें क्वेश्चन, और थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो, दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या। सेकेंड ग्रेड मैथ का क्वेश्चन है। दो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। दो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। दो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। दो समबाहुभुज है, उसकी भुजाओं की अनुपात दे रखा है 1:2 है, तथा उसके अंतः कोणों के मान तथा उसके अंतः कोण के मान तथा उसके अंतः कोण के मान अंतः कोण के मान 2:3 के अनुपात में है। के मान 2:3 2:3 के अनुपात में है। तो इन बहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी। तो इन बहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी, ऑप्शन लिख देना आप भी, 4 8, ठीक है, 5 10, 6 12, 8 16।
इधर देखिए, पहले तो मुझे ये बताओ, हम क्वेश्चन में भुजाओं का अनुपात कितना है? 1:2। तो 4 ऑप्शन में 1:2 होगा, वो अपना आंसर होगा। पहली बात तो इसको सरल करो, इसको सरल करो, इसको सरल करो, इसको सरल करो। 4 ऑप्शन उसने ऐसे दिए कि सबका सरलतम रूप सेम आना। सेकंड ग्रेड मैथ का क्वेश्चन था, सब में सेम अनुपात था 1:2। ठीक है, अब क्या चाहिए बताओ? इनके आंतरिक कोणों का अनुपात दे रखा है, तो इनके दोनों के आंतरिक कोण निकाल लेते हैं। जहां पर अनुपात ये आ जाएगा, कितना था? 2:3। तो अंतः कोण का अनुपात 2:3 आना चाहिए। मुझे बताओ अंतः कोण का मान कितना होता है? अंतः कोण का फॉर्मूला n-2 इंटू 180/n। ठीक है, पहले के लिए भाई ये फॉर्मूला अंतः कोण का जो है, इधर देखो, n-2 इंटू 180/n ये होता है। ठीक है, अब मान लो ये भुजा लेके यहां रखते हैं, रखो यहां पर 4, भाई n बराबर 4 रख रहा हूं। ठीक है, n बराबर 4 रखो यहां 4 में से 2 घटाओ तो 2 लिख दो सर, 180 बट्टा में n 4। ठीक है, 4 का पहाड़ा इसमें कितना? 45, 45 को 2 से तो ये 90 आ गया। अच्छा एक बार अब n बराबर कितना रखते हैं? 8। n बराबर 8 रखें, 8 रखो यहां पर 8 में से 2 घटाओ 6 इंटू 180 और बट्टा में 8 का पहाड़ा तो नहीं जाता इसमें ना, 2 से काटते, 2 से 4 का पहाड़ा इसमें, 45 को 3 से 135, कितना? 135। यदि इसको 90:135 करता हूं, 45 का पहाड़ा इसमें 2:3, पहला ही ऑप्शन अपना आंसर आ गया था। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा बराबर करके कर सकते हैं, भाई भुजाएं x मान ले, फिर उसके बाद में सॉल्व करके भी कर सकते हैं। कैसे? तरीका बताता हूं, इधर देखो, तरीका अपन ऐसे मानते फिर। ठीक है, कि भाई जो भुजाएं हैं, माना भुजाएं, ठीक है, माना भुजाएं 1x तथा 2x हैं, माना भुजाएं 1x तथा 2x हैं। तरीका बता रहा हूं एक बार, माना भुजाएं कितनी है? 1x और 2x हैं। हम पहले से जानते हैं प्रत्येक अंतः कोण का मान, प्रत्येक अंतः कोण का मान n-2 इंटू 180/n। अब इनका अनुपात दे रखा है, अनुपात दे रखा है, तो चलो पहले यहां पर रखते हैं, कितना? 1x माइनस का 2 इंटू 180 और बट्टा में 1x, बट्टा में दूसरे वाले का भी रखते हैं, दूसरे के लिए यहां रखो 2x माइनस 2 इंटू 180 और बट्टा में 2x, बराबर में अनुपात दे रखा है 2/3। भाई अंतःकोण का अनुपात दे रखा है ना, इसका अंतःकोण और इसका अंतःकोण का अनुपात दे रखा 2/3। इसको सॉल्व कर देंगे, x का मान आ जाएगा। बताइए किस, पहले तो यहां बताओ इधर कौन कट रहा है? एक x से सब काट ही गया। ठीक है, अब इधर 2 काट दूं क्या? भाई 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन लूंगा तो ये 2 कॉमन आके इससे कट ही गया। ठीक है, अब यहां पर 1 बचा हुआ, ध्यान रखना। ठीक है, अब ऊपर की साइड में क्या बचा है बताओ? x-2 और बट्टा में क्या बचा है? x-1 बराबर में 2/3। क्रॉस मल्टीपल कर लेना, x की वैल्यू आ जाएगी। चलो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 3x 2x अंतर x, ये -6, ये -2 अंतर 4। ठीक है, x का मान 4, x का मान 4 रखो यहां पर वापस, 1 इंटू 4 बताओ भुजा 4, 2 इंटू 4 बताओ भुजा 8। ये इसका तरीका है। ठीक है, अदरवाइज आप उस वाले तरीके से। दूसरा, सर हमें पता है कि भाई 180 कटेगा, ठीक है, तो लिखने की जरूरत भी नहीं थी, सीधा ऐसा यही लिख लेते हैं n-2 बट्टा में ये, और यहां पर इसमें 180 तो कट ही रहा है ना, x भी कटेगा। ठीक है, और अदरवाइज सबसे बढ़िया है ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन में भी इतना सॉल्व क्यों कर रहे हो भाई? ऑप्शन में भी आप सॉल्व क्यों कर रहे हो सर? पहली बात तो मुझे बताओ, ऑप्शन के अंदर 180 तो सब में रहेगा भाई, अनुपात में तो 180 कटेगा ना, तो रखने की जरूरत नहीं है, सीधा यही रखेंगे। रखो यहां पर 4, n बराबर 4,
बताओ 4 में से 2 घटाओ 2 और 2/4 सरल करने पर 1/2। ठीक है, n बराबर रखते हैं 8, रखो यहां पर 8, 8 में से 2 6/8 सरल करो 3/4। इसको अनुपात निकालेंगे 1/2 अनुपात 3/4। ठीक है, सरलतम रूप कैसे करते थे, इसको छुपाते थे 4 और ये 6, आंसर 2:3 लिख दीजिए। देखो ये लिखने वाले क्वेश्चन कम है, समझने वाले ज्यादा हैं। अपने को भी पूछा जा सकता है, सेकंड गेट मैथ के पेपर उठा के देखना, पिछले साल का, पिछले साल उसमें आया हुआ था, पिछले साल आया था, पिछले साल तो अलग ही मैथ आई थी। पिछले साल ग्रेजुएशन वाली मैथ ज्यादा आ गई। अब स्टूडेंट यदि पहले क्या होता था भाई, 10th के क्वेश्चन 10 आते हैं, ठीक है, 11 12 के कुछ क्वेश्चंस थे और ग्रेजुएशन वाला था। स्टूडेंट 10 तक का पढ़ के जाता, 11 12 तक का पढ़ के जाता था, ग्रेजुएशन वाला कम पढ़ के जाता था। ठीक है, और उसको ये लगता भाई अपन ये दोनों कर देते तो सिलेक्शन हो ही जाता है। अब वहां पेपर देने गए, वहां सब ग्रेजुएशन के ही क्वेश्चन दिखे। कट ऑफ सीटें खाली रही थी कि नहीं रही थी? अब देखो 900 सीटें खाली पड़ी हैं, मतलब उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा ढंग का। हाँ, ये हालांकि उनकी गलती है, मैंने अपनी नहीं है। कोचिंग वालों की भी क्या गलती है भाई, कोचिंग वालों ने भी यही पढ़ते आए थे, आज तक पेपर यही था। ठीक है, अब यहां पर आपके ये लिखा है पेपर में जाते ही टॉपिक अलग पूछ ले, तो गलती किसकी है? कोचिंग वालों की गलती नहीं है, फिर तो कोचिंग जो मतलब आप पेपर बनाने उनकी। अब हमेशा आप पेपर में ऐसे दे रहे हो, या ऊपर लिखा हुआ है कि भाई इस सेक्शन से आएगा इतने क्वेश्चन, अब आप ग्रेजुएशन के अलग पूछ लिए। तो ना तो कोचिंग में उसको डेप्थ में पढ़ाया था भाई, आपको पता है कि इतना इतना कर लेना ये हो जाएगा, वहां गए तो अलग ही आ गए। और 10 तक का जो पोर्शन था वो तो डिफिकल्ट नहीं आया था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन थे, स्टूडेंट करके आए थे, जो पोर्शंस मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, 10 क्वेश्चंस थे तो वो करके आ गए थे। ग्रेजुएशन वाले भी आए, जो 10 तक 11 12 के क्वेश्चन आए वो तो कर दिए थे, लेकिन अब आए ही कम, तो करे कहां से? अब ग्रेजुएशन वाले उसने कभी पढ़ा ही नहीं, वहां देखा कुछ पता ही नहीं चल रहा वो क्या रहा है। वो आए थे, अच्छा बीएससी के अंदर 1 वीक सीरीज, वन वीक क्या सर, 1 नाइट, 1 वीक तो बहुत ज्यादा होता है। पहले आती थी 1 वीक, अब 1 नाइट सीरीज आती नहीं है क्या? एक ही रात में पूरा पढ़ लो बस, लिख दिया ये। ठीक है, तो वैसे कॉलेज के समय सब इतना ही पढ़ते भाई। हमारे सेमेस्टर के अंदर, मैं बीएससी एमएससी मैंने नहीं किया है, ठीक है, मैं तो बीटेक हूँ इंजीनियरिंग की, तो हमारे वहाँ सेमेस्टर होते थे। ठीक है, हर 6 महीने के बाद एग्ज़ाम होता था और टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं, तो हर सेमेस्टर में पास होना जरूरी भी था। ठीक है, नहीं तो बैक आ जाती थी। ये बढ़िया था कि वो अगले 2 साल में 3 साल में कभी पास करो भाई, 4 साल के अंदर पास करना होता है भाई। मान लो फर्स्ट ईयर में फेल हो गया, कोई बात नहीं, 4 साल में पास कर लेना। अब कोई कोई ऐसे भी होते थे 6-7 साल में आराम से पास करते थे। ठीक है, मैं तो बढ़िया था कि मैंने 4 साल में एग्जैक्ट पास कर दी थी। कुछ मेरे दोस्त 2-3 साल बाद में भी, मैं कहाँ जा रहा है, कॉलेज जा रहा हूँ एग्जाम देने, अभी भी पिछले साल वो 2 बच गई थी ना बैक, ठीक है, तो उसको पूरी करने हैं, तो तब तक वो मतलब आराम से आप 3-4 साल में पास कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद में भी। ठीक है, हालांकि मुझे तो कोई कहीं जरूरत भी नहीं पड़ी ये डिग्री की। ठीक है, नहीं भी करता तो अभी तक मैं लेने नहीं गया वहाँ पर, कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अभी 10 साल हो गए। ठीक है, तो वहाँ पर वो
मतलब क्वेश्चन मनी भी जमा करवाते हैं ना, ठीक है, वो भी मेरे पड़े हैं, कभी जाऊंगा टाइम मिलेगा तो कहूँ क्वेश्चन मनी तो दे भाई, ठीक है। पर उसमें क्या है, कुछ किताबें लेके आ रखी थी, वो वापस दी थी नहीं मैंने, तो अब वो मिल नहीं रही है, तो मैंने कहा ठीक है रहना ही दो। और वो डिग्री है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट वगैरह पड़े रहते हैं ना, तो वो लेके आना है, टाइम ही नहीं मिलता, कभी जाएंगे। तो वहां सेमेस्टर के अंदर लास्ट डे के अंदर, भाई अब सुबह एग्जाम है, ठीक है, तब एक किताब, हम कभी किताबें भी पूरी नहीं लेके आते थे, 5 जने मिलके एक किताब लेके आ जाते थे, 5 चैप्टर होते, फाड़ देते, 5 एक एक ले लेते, ठीक है, वो पढ़ के उसको दे दिया, उसको पढ़ लिया बस। अपने को सिर्फ 2 यूनिट पढ़ता था मैं, फिक्स 2 यूनिट ही पढ़ता था, 1 यूनिट 16 नंबर की होती थी, पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए थे। 40 में से कॉलेज से जो हैं, ठीक है, टोटल 40 नंबर पास होने के लिए चाहिए, कॉलेज का जो मतलब 80 नंबर का पेपर वहां से, कॉलेज से 20 नंबर भेजते थे। तो अपने 20 वैसे भी वो भेजते नहीं थे, क्योंकि ना तो अपन क्लास में जाते, ना कोई अदर एक्टिविटीज में पार्ट करते थे, ठीक है, कॉलेज का कोई फंक्शन है वहां भी नहीं जाते, अपने को क्या मतलब है, अपने सब घर पे ही बैठे रहते थे। हाँ, तो किसी भी एक्टिविटीज में आगे थे नहीं, कोई जानता था नहीं, ठीक है, तो नहीं जानते नंबर कहां से भेजेंगे भाई, कॉलेज में जाए, फंक्शन में एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, तो वहां से जो नंबर भेजे जाते थे, ठीक है, वो भी मेरे इतने ही मतलब 13-14 नंबर भेजते थे, ठीक है, पूरे 15, किसी के 20 भेजते थे, तो यही फायदा हो जाता, अपने नंबर ही कितने आते थे, 12-13-15 नंबर भेजते, ठीक है। अब पास होने के लिए नंबर चाहिए 40 वाला पास होता था, तो 15 नंबर यहां से चले गए, पीछे नंबर 25 नंबर और चाहिए थे। मैं पढ़ के जाता था 2 यूनिट, 16 32, महंगा 32 ही चाहिए ना, अपने को चाहिए नहीं, बाकी 3 यूनिट मैं कभी देखता ही नहीं था, मतलब इजी क्वेश्चन आएगा तो भी अपन नहीं करेंगे, उसका पक्का था। पर अपने को यह पता था कि भाई अपने जो 2 यूनिट पढ़ी हैं पूरा लिख के आना है, चाहे उसने पूछा चाहे नहीं पूछा। और मैं क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लगाया, नंबर, अपना नॉलेज बढ़िया जमा के। इंग्लिश में लिखना होता है, हिंदी में होता ही नहीं है बीटेक तो, ठीक है, तो इंग्लिश में लिख लेते, पता ही नहीं रहता था, हमें भी नहीं पता कैसे लिखते थे उस समय, ठीक है, और उसको बोलता ला और सप्लीमेंट भाई, ठीक है, पूरी भर के आता था, नंबर अपने वही गिण चिण आते थे, ठीक है, लगभग मेरे मतलब बाई ग्रेस पास हो जाता था भाई, कॉलेज के वहां से जोड़ के अपने 37-38 नंबर आ जाते थे, 38 नंबर आते, 2 अपनी तरफ से वो देता ही था। ऐसे करके मैं मेरी मार्कशीट लाके बता देता हूं, सब में जी लिखा हुआ है, ग्रेस, ठीक है, तो और ऐसे करके एग्जैक्ट मेरे लगभग शायद 58% या 48% बन जाते थे। ओवरऑल देखे तो रिजल्ट में मार्कशीट आती थी, अपने पास होता था, बैक नहीं आती थी कभी भी, ठीक है, कभी भी बैक नहीं आई, बाई ग्रेस पास हुआ जरूर, ठीक है। पहले सेमेस्टर में मेरे शायद 76 या 78% थे, ठीक है, फर्स्ट सेम में। उसके बाद में क्या करें, उसके बाद 76 से सीधा 68 पे आया, ठीक है, और फिर 68 से सीधा 58 पे, और 58 से 48 पे, ऐसे करते करते अपने फिर भी जब पास होके लेके आया मार्कशीट ना उसमें, ठीक है, तो उसमें देखा गया तो उसमें अपने 65% फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए। घर वाले ने सोचा इंजीनियरिंग करके आया है, लाखों का पैकेज होगा, 1 रुपए नहीं मिला। तुम क्वेश्चन लिखो। अरे उस समय ऐसा, अब तो ये कॉलेज भी बंद हो गए, अब तो प्राइवेट जो कॉलेज थे ना राजस्थान, जो इंजीनियरिंग करवाते थे, बहुत सारे तो कॉलेज ही बंद हो चुके हैं, मैंने जब से छोड़ा तब से। और मतलब एक ऐसा क्रेज था, 2010 की बात है ये, ठीक है, तो आज से लगभग 14 साल होने वाले हैं। तो 2010 के अंदर मैंने इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लिया, तो घर वालों को, आस पड़ोस को, परिवार को लगा कि भाई इंजीनियरिंग करके आएगा, ये बड़ा साइंटिस्ट होगा, दिमाग होगा इसका। वहां गए तो बस रेत ही रेत उड़ रही थी वहां। बीकानेर कॉलेज मिल गया, गवर्नमेंट कॉलेज बीकानेर, 4 साल इंडस्ट्री एरिया में, ठीक है, जहां गाड़ी वाड़ी भी नहीं जाती है, ठीक है, तो अपने तो क्या, अपने सीधा पैदल चलते थे, ठीक है, क्यों टेम्पो वाला 5 रुपए लेता था, घर वाले इतने ही देते थे, 5 रुपए लाए कहां से। अपने मैंने कहा अपने को चाहे लेट जाना, कहां जाना, जाना तो वही है, आधा घंटा लेट जाएंगे तो कोई नहीं, पीछे बैठना है, ठीक है। तो ऐसे करके पूरी इंजीनियरिंग जैसे तैसे ही पूरी कर ली थी। और उस समय ऐसा था कि भाई इंजीनियरिंग कर रहा मतलब पता नहीं लाखों के अंदर पैकेज होगा, ठीक है, लाखों कमाएगा,
कोई कंपनी के अंदर काम करेगा। अमेरिका अमेरिका तो नहीं भाई, आईआईटी वगैरह से पास आउट होता ना तो फिर भी वो फॉरेन वॉरेन जाते भी हैं, ठीक है। अपने को क्या, जब 2 साल हुए ना तब पता चल गया कुछ नहीं है यहाँ, तब मैंने अपना ट्रैक ही चेंज कर दिया, मैंने जाना ही बंद कर दिया। मैंने वहाँ बॉस लोग होते थे, ठीक है, वो भी कहते क्यों आया यहाँ पर, हम भी बैठे हैं परेशान हो रहे हैं, ठीक है, कोई दूसरी तैयारी करो तुम, एसएससी की, बैंक की, अभी भी तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। तो मैंने इंग्लिश सीखना शुरू किया। किसी ने कहा इंग्लिश सीख ले बढ़िया रहेगा, तो मैंने कोई कोचिंग पकड़ लिया स्पोकन इंग्लिश वाला, ठीक है। तो वहाँ मेरा अच्छा हो गया था, मतलब वहाँ मैं सीख भी गया था, तो कुछ बोलने लायक जैसा हो गया था। तो फिर मेरे को लगा चलो अपन 4 साल में ये तो सीखा कम से कम, हाँ। फिर मेरे को लगा इंग्लिश पढ़ाना देना चाहिए, तो मैंने कहीं पढ़ाना भी शुरू किया था वहीं पर। फिर पढ़ाना शुरू किया तो इंग्लिश कम ही समझ में आई, स्टूडेंट ने रिजेक्ट कर दिया कि ये पढ़े। फिर ऐसे करके होम ट्यूशन ही पढ़ाना शुरू कर दिया था, ठीक है। मैंने कहा इतना तो कमा ले कि घर वालों से जो एक्स्ट्रा खर्ची चाहिए ना वो अपनी खुद की यहीं कर लें, घर वाले तो देंगे नहीं, फिक्स था भाई। उस समय शायद रूम ही ऐसे ही लेते थे, थोड़ा दूर दराज हो जो सस्ता मिले, ठीक है। और अपने ज़्यादा फैसिलिटी चाहिए नहीं, अपने सोना है बस, पढ़ने के लिए माहौल चाहिए पढ़ने का, अपने वो चाहिए ही नहीं। तो ऐसे करके 4 साल बढ़िया निकाल दिए थे। खाना बना लेते थे खुद ही, एक जना दोस्त और था वो भी मेरे जैसा आलसी था, वो भी बड़े बड़े सपने देखता था, ऐसे कर देंगे ऐसे कर, मैं कुछ नहीं होगा अपने से, तो अपन कॉलेज में जाते नहीं हैं, ठीक है। उसने कहा ये करेंगे, वो भी अभी कोचिंग में ही पढ़ा रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के फिर मैंने मतलब यहाँ आया तब भी घर वालों का नहीं, आरएस की तैयारी करनी चाहिए। घर वाले फिक्स पैसे भेजते थे, शायद उस समय हमारी जो फीस होती थी वो 50,000 रुपये थी, ठीक है। 50,000 रुपये फीस थी सालाना, तो 4 साल वो तो 2 लाख रुपए तो हो गए। फिर घर वाले फिक्स पेमेंट भेजते थे, 3500 4,000 रुपये महीने का भेजते थे भाई। 1,500 रुपये तक कमरा मिल जाता था और बाकी कहाँ चाहिए खर्चे के लिए, ठीक है। तो आटा सारा उसमें आ जाता पूरा, 1,500 1,000 रुपये वो ऐसे करके निकल जाता था। और घर वालों को कहते थे 5 रुपए जाने के 5 रुपए आने के, वो बच जाते थे, जाते नहीं थे ना। तो ऐसे करके 4,000 रुपये महीने का वो खर्च हो जाता, साल का ये भी हो जाता थे, ठीक है। 50,000 रुपये ये ऐसे करके 4 लाख रुपए इंजीनियरिंग में पूरे लगा के आए थे। 5,000 रुपये क्वेश्चन मनी बाकी है। तो ऐसे करके जैसे तैसे इंजीनियरिंग करके आए। फिर मैंने यहाँ आरएस की तैयारी बताई था आपको, तैयारी करने के लिए आया था। उसके बाद एसएससी की भी तैयारी की थी, ठीक है। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं भाई अपना ट्रैक अलग है, अपने को पढ़ाना चाहिए, और मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो पूरे महीने पढ़ा के 1 महीने पढ़ाया तब मुझे 2,000 रुपये मिले थे। पूरा महीने पढ़ाया तब घर वालों का ये देख इंजीनियरिंग की तूने, लाखों का पैकेज, ये तो तेरे 24,000 का पैकेज पड़ रहा है सालाना। 2,000 रुपये से यही बनता है। तो मैंने कहा साल का पैकेज निकलेगा, अभी तो रुको, तो महीना है ये तो उसके बाद में जैसे जैसे बढ़िया हो गया था, ठीक है। अब ठीक है, जो इंजीनियरिंग में नहीं मिलता था ना वो मिल जाता है अब, ठीक है। इंजीनियरिंग करके भी नहीं मिलता ना, वो मिल जाता है। लिखो आप क्वेश्चन, क्या कह रहे हो? सफर, देखो मैं एक ही बात है, मुझे अपने आप को ऐसा नहीं है कि भाई मैंने गलत किया था, मुझे पता है मैंने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए मुझे हमेशा सेटिस्फेक्शन है कि भाई ऐसे नहीं। घर वालों को बोलता था मेरी पढ़ाई नहीं होती है, ऐसे नहीं कि उल्टे काम कर रहा हूं, ऐसे कभी किए ही नहीं, ठीक है। इसलिए अपने को आपको पछतावा नहीं हो रहा। दूसरा, जो काम किया था, भाई टीचिंग फील्ड में आ गया तो मैंने इस पर बहुत मेहनत की, तो उसका मुझे रिजल्ट मिला, ठीक है। जो वहां पर उस समय पढ़ रहे थे कंपनी में लगे हुए हैं, उनसे ज्यादा पैकेज मेरा है, ठीक है। तो मैं अच्छी स्थिति में हूं भाई। वो कहते तूने बढ़िया ट्रैक पकड़ लिया। मैंने कहा मैंने पहले ही समझ में नहीं आती थी इंजीनियरिंग तो मुझे, और मैंने कभी फॉर्म ही नहीं भरा। वो मुझे कहते थे कि आज इस जेइन की पोस्ट आई, आज इसकी आई है, ठीक है, आज इस डिपार्टमेंट में आई है, आज कोल इंडिया में वैकेंसी आई, ये आई। स्टार्ट में 1-2 साल तक मैंने कहा भाई जब समझ में ही नहीं आए, मुझे ही नहीं पता था वो कैसे सर्किट करते थे, प्रैक्टिकल होता था, जैसे तैसे प्रैक्टिकल पूरा कर लेते थे, ठीक है। साथ वाले कहते पास करवा दे बस तुम, ऐसे करके पास हो जाते थे, ठीक है। तो यहाँ आया था तब तैयारी करने के लिए आरएस की, तो आरएस की तैयारी की थी, अपने को कम समझ में आता था, तो घर वालों को बोल दिया अपने से नहीं होता है, ठीक है। तो
मम्मी ने कहा बढ़िया है, नहीं हो तो अपने पास में तो रहेगा, तो कोई कंपनी में चला गया तो दूर चला जाएगा, ठीक है, तो इससे बढ़िया अमेरिका तो कहाँ जाएगा, हमारे कॉलेज से तो कोई गए ही नहीं, ठीक है। तो वहां पर मतलब वैसे बीकानेर में हमारे जो साथ वाले थे ना, कोई बहुत बड़ा पैकेज में नहीं था, क्योंकि कॉलेज ही ऐसे ही था, नया कॉलेज था वो भी, ठीक है। वहां दो कॉलेज है, ईसीबी और सीईटी था, हमारा सीईटी था। हमने भी सोचा कि वो पुराना वाला कॉलेज है, पुराना वाला कॉलेज तो फिर भी अच्छा था, वहां कंपनियां भी आती थी, ठीक है, हायर करने के लिए। हमारे कॉलेज में कोई आए ही नहीं, कौन आए उसमें, उधर रेत उड़े, ठीक है। तो फिर ऐसे करके, और बहुत इंडस्ट्री एरिया में होती है कॉलेज, वैसे भी दूर होती है, ठीक है। हम वहां पर एक मुक्ता प्रसाद कॉलोनी होती थी, वहां रहते थे, 3-3.5 किलोमीटर दूर था। तो कुल मिला के मतलब ये है कि भाई जो काम करते थे, जो मैंने पढ़ाना शुरू किया वहां भी, या स्पोकन इंग्लिश सीखता था तो मैं जम के सीखता था, ठीक है। 5-5, 6-6 घंटे में घर पे प्रैक्टिस करता था। उन्होंने कहा कि भी ऐसे प्रैक्टिस करना, ये करना, घर पे प्रैक्टिस करते थे, तो मैंने इंग्लिश सीखी थी, ठीक है। अब तो भूल गए, ठीक है, लेकिन वहां पर मैंने इंग्लिश सीखी थी। तो वो जो काम किया था, भाई ऐसा जो भी काम करो बढ़िया काम करे। भाई मुझे कम ही समझ में आती थी इंजीनियरिंग, तो मैंने कह दिया घर वालों का, मैंने कहा अपने से नहीं होगा, ठीक है कोई बात नहीं, तो आरएस की तैयारी करना। मैंने कहा आरएस भी नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, एसएससी की कर ले। फिर एसएससी में देखा इंग्लिश पढ़नी पड़ती है, मैंने कहा ये भी नहीं होगा। फिर इस फील्ड में आ गया टीचिंग में, तो वापस मुझे उस फील्ड में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो फिर से, बातें करवा दूं। दो बहुभुज के, क्या कह रहे हो, पैकेज अच्छा है। मैं किसी कंपनी में काम करता तो शायद नहीं मिलता। लिखो, दो बहुभुज के भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है। हाँ, दाल रोटी मिल जाती, दाल रोटी मिल जाती है, बढ़िया रोटी तंदूर वाली, और दाल अच्छी वाली फ्राई वाली। लिखो क्वेश्चन, दो बहुभुज के भुजाओं की, हाँ, दो बहुभुज के भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है। ये कह रहा है वहां कॉलेज वाले प्रिंसिपल वगैरह टीचर को पता है कि आप उत्कर्ष में पढ़ा रहे हो, उनको नहीं पता होगा। मैं गई ही नहीं कभी वापस, जाऊंगा मैं अब वापस। दो बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है। दो बहुभुज के भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है। दो बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है तथा उनके आंतरिक कोणों का अनुपात 24:25 है। दो बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है तथा उनके आंतरिक कोणों का अनुपात 24:25 है तथा इनके आंतरिक कोणों का अनुपात कितना है, 24:25। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताओ। सेम ही क्वेश्चन लिख दो वापस। तो इनके भुजाओं की संख्या होगी, ऑप्शन लिखा हुआ है 20, 24, 10, 12, 15, 18, 35, 42।
हो गया? सेमी क्वेश्चन है ना? किससे कर रहे हो? ऑप्शन से। किस किसने किया है? कौन से वाले तरीके से करें? ऑप्शन से। चलो, ऑप्शन में सबसे पहले तो मुझे बताओ भुजाओं का अनुपात कितना है? 5 और 6। 5 और 6 ना? ये दोनों 4 से 5 बार 6 बार, 2 से 5 बार 6 बार, 3 से 5 बार 6 बार, 7 से 5 बार और 6 बार। इसका मतलब इससे तो अपनी अभी आंसर नहीं आ रहा है, अनुपात से तो नहीं आ रहा है। कौन से देखते हैं, कौन कितना है? 24-25। जो 24-25 देगा वो अपना आंसर होगा। 24-25 देगा वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24-25 देगा तो अपने फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला क्या था भाई? n-2 इंटू 180 बट्टा n। सर 180 तो सब में रहेगा, हटा ही दो ना, क्यों लिख रहे हो बार बार? ठीक है, अब जो ऑप्शन 24-25 दे देगा वो अपना आंसर हो जाएगा। रखो यहां पर पहले ऑप्शन में, पहले बताओ 20 रखो यहां पर। 20 में से 2, 18 बट्टा 20 अनुपात में 2 कम 22 बट्टा 24। 2 से ये 9 बार, 2 से ये 10 बार, 2 से ये 11 बार, 2 से ये 12। ठीक है, 2 से ये 6, 2 से ये 9 इंटू 6 54, 11 इंटू 5 55। ये चाहिए क्या? नहीं चाहिए, हटाओ फिर वो रखो। दूसरा ऑप्शन 10 में से 2, 8 बट्टा 10, 10 बट्टा 12। ठीक है, और 2 से 2 से 2 से 2 से और 2 से 6 4 5 5। आंसर बताओ। 24-25 ही चाहिए था, यही इस प्रश्न का आंसर है। किन किन का आया था ये? कर लोगे? हालांकि सीट में तो पहला ही ऑप्शन 10-12 ही दे रखा था, मैंने ऑप्शन चेंज किया, पहला ऑप्शन यही दे रखा था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, पूछ ले तो। दूसरा लिखें। योजना कह रहे सर आपने कैसे भी बीटेक की होगी, लेकिन आपकी किताब के आगे जो नाम लिखा है इंजीनियर वो अच्छा लगता है। सही है, ₹4 लाख दिए थे मैंने इस नाम के लिए। लिखिएगा। लिख दिया? और क्वेश्चन लिखो। किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या, किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या 10 है। किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी लिखा है मैंने? 10। तो बताओ इसके विकर्णों की संख्या कितनी होगी? तो बताओ इसके विकर्णों की संख्या कितनी होगी? तो बताओ इसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी? कितना आया?
35। फॉर्मूला वही विकर्ण वाला, विकर्ण का फॉर्मूला तो लिखवाया था ना, n-3 बट्टा में 2। विकर्ण n कितना भुजाएं 10, 10 में से 3 घटाओ, n-3 अपॉन में 2, 10, 10 में से 3 घटाओ बट्टा 2 से ये 5, 7 लिखना क्वेश्चन। ऐसे लिखना, किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या 54 है। 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 तो किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या 54 है तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? कितना आया? ऑप्शन से कर लेते, ऑप्शन से कर लो। 10, 12, 15, ठीक है, और कोई ऑप्शन लिख दिया 18। ऑप्शन से इजी रहेगा, ठीक है। मुझे बताओ, विकर्ण का जो फॉर्मूला लिखवाया सर आपने वो था n-3 अपॉन 2। पहला ऑप्शन n बराबर 10 रखो, यहां पर 10, 3 कम बट्टा 2 से ये बताओ 5, 7, ठीक है। n बराबर रखते हैं 12 रखो, यहां पर 12, 3 कम 9 बट्टा 2, 2 से ये बताओ 9 इंटू 6 आंसर। ठीक है, तो ये बहुभुज वाला टॉपिक ध्यान रखना है। इसमें अंतःकोण, बहिष्कोण, विकर्ण वगैरह कुछ भी पूछे तो ये 5 फॉर्मूले है बस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखे सर्किल। अरे ये समझ में आया ना? ऑप्शन से सही रहेगा। तरीके से करोगे तो फॉर्मूले में मान रखना है ना, n विकर्ण की जगह लिख देना 54, यहां रखना n-3 बट्टा 2, 2 को इधर भेजना 108 बराबर में n स्क्वायर माइनस का 3n, द्विघात समीकरण बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 3n माइनस 108 बराबर में 0, ठीक है। यहां से n स्क्वायर माइनस ऐसा कैसा माइनस 108 ऐसा कैसा बराबर में 0, माइनस को किससे गुणा करा कि माइनस आ जाए? प्लस से, ठीक है। दो वैल्यू ऐसी रखना जिसको घटाने पर 3 आ जाए, और माइनस में तो बड़ी संख्या माइनस की तरफ लिखना। 12 में से 9 घटाओ, ठीक है। n कॉमन लेंगे तो n माइनस 12 प्लस 9 कॉमन लोगे तो n माइनस 12 बराबर में 0। तो एक तो n प्लस 9 हो गया,
एक n माइनस 12 बराबर में 0, तो n की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 9 और 12। अब भुजाएं माइनस में तो हो नहीं सकती ना, तो आंसर 12 था। तो ऑप्शन बढ़िया रहेगा। ठीक है, ऑप्शंस में अपने को देखना कि अंतर 3 का रखे, चेक कर लेना। अरे कर लोगे, बहुभुज वाला टॉपिक समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट लिखो सर्किल, हटा दो इसे तो। नेक्स्ट सर्किल है, ठीक है, सभी को पता ये सर्किल है, वृत्त है। इस वृत्त की ये रेडियस है, ठीक है, ये इसकी व्यास हो जाएगा, ये इसकी जीवा हो जाएगी, ठीक है, ये जीवा है, ठीक है, ये इसका व्यास है, और ये इसकी त्रिज्या है। कौन सा वाला? हाँ, बताना है, नहीं लगाई हुई। क्वेश्चन किस्त वाला स्टेटमेंट क्या करोगे? ये जो पॉइंट दे रखे हैं सबको पता ही है। व्रत में अनंत त्रिज्याएं, अनंत व्यास, अनंत जीवाएं होती हैं, सबको पता है। बहुत सारी त्रिज्याएं बना सकते हैं ना अपन, बहुत सारे ये भाई व्यास बन सकते हैं ऐसे, ये व्यास हो गया, ये व्यास हो गया, ये व्यास हो गया, ये व्यास हो गया, बहुत सारे व्यास होते हैं, बहुत सारी त्रिज्याएं होती हैं, बहुत सारी जीवाएं होती हैं, ऐसे अपन जीवाएं भी बहुत सारी बना सकते हैं। इस लाइन में किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? दूसरा क्या लिखा है, वर्त की सबसे बड़ी जीवा उसका, ये सबसे बड़ी जीवा है और वही उसका क्या होगा, डायमीटर होगा। 3 असरेखीय, ठीक है, नॉन कोलिनियर से केवल एक वृत्त गुजरता है, 3 असरेखीय बिंदुओं से, ठीक है, असरेखीय मतलब एक लाइन में नहीं है भाई, ये यहां पर है, एक यहां है, एक मान लो यहां बनाया, तो मैं एक सर्किल बनाऊं तो ऐसे, ठीक है भाई, ये एक सर्किल बना है तो यहां पर मैं अलग पेन से ये लिख देते हैं, यहां कोई एक बिंदु है, यहां एक बिंदु है, यहां एक बिंदु है, ठीक है, 3 असरेखीय मतलब असरेखीय बिंदु है ना, उससे केवल एक वृत्त गुजर सकता है। लिख दिया ये, नेक्स्ट लिखो, ये पॉइंट लिख दिए क्या, हटा दूं? तीन सरे के बिंदु से कोई वृत्त गुजरेगा भी नहीं, 3 सरे के मतलब सीधी में ऐसे,
ऐसे सीध में, तो मुझे बताओ कोई व्रत बनेगा? नहीं जाएगा, इससे गुजरता हुआ कोई नहीं बने। ये ऐसे जाएगा तो ये रह जाएगा ना, लिख दीजिए। लगाना इसको। ये जैसे कह रहे हैं किस्त वाला बताओ, देखो किस्त पे हमेशा पेमेंट पे ही ब्याज लगता है, हम जो प्रश्न कर रहे हैं उस पे किस्त पे लगा रहे हैं। जैसे एक स्टेटमेंट है मेरे पास में, मैं वही स्टेटमेंट जो एग्जैक्ट है वो बताता हूं आपको। ये लगा दो फाइल, निकलेगा नहीं। मैं ऐसे आपको अभी जैसे ये है, ये देखो, ये जूम हो जाएगा इसी से। देखो इधर देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि भाई किस्त वाला प्रश्न है, तो ये मैंने, ये मेरा नाम का ही है, ठीक है। मैंने बैंक से लोन लिया, ठीक है। बैंक से जो लोन लिया था वो यहां पर कितना लिया था वो यहां लिखाएगा सबसे। कब लिया था देखो इधर, दिख रहा है, ठीक है। 21 दिसंबर 2022 को, पिछले साल, ठीक है। 23, उससे पहले 22 में लिया था। मेरे को बैंक से मैंने पैसे कितने लिए देखो, 1,59,88 रुपए, ये बैंक से मैंने लोन लिया था। अब देखो इधर, ये जैसे अभी हमने जो प्रश्न किए ना वो किस्तों वाले क्वेश्चंस थे, उसमें अपन किस्त पे ब्याज लगा रहे थे। अब यहां पर मैंने 21 दिसंबर 2022 को बैंक से पैसा लिया था 1,59,88 रुपए। उस समय बैंक ने मेरी जो दर निर्धारित की थी, ठीक है, दर निर्धारित की थी वो थी 9.15% पर एनम, ये मेरी उस समय रेट थी, ठीक है। आज एग्जैक्ट 9 है, शायद डिक्रीज हुई होगी या बढ़ी है, अभी देख लेंगे उसको। ये 9.15% उस समय रेट थी, यानी लगभग कितना, 75 पैसा। 12% होता है ना, उसका मतलब 1 रुपए होता है ना भाई, 12% का मतलब क्या होता है 1 रुपए, तो 9% का मतलब लगभग 75 पैसे, यानी इस पे मुझे 75 पैसे ब्याज लगता है मेरे महीने का, ठीक है। 100 रुपए पर 75 पैसे। अब 1,59,88 रुपए मैंने बैंक से पैसे लिए थे, कब लिए, 21। जैसे ही 21 दिसंबर से 31 दिसंबर आया, कितने दिन हो गए, 10 दिन। कितने दिन हो गए, 10 दिन। 10 दिन में बैंक ने मेरे से ब्याज लिया, कितना ब्याज बढ़ा मेरे, 427 रुपए। ये उन्होंने कैसे निकाला, मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100, ठीक है। एग्जैक्ट तो 427.08, ये कैसे आया, वो उनका सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है। ऐसे थोड़ी है कि वो बैठेगा वहां पर, अच्छा किशोर जी ने ब्याज लोन लिया हुआ है उसका निकाल, तो उस व्यक्ति ने ये लिया था उसने बैठ के नहीं निकाल, उनका बैंक का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ऐसे तो लाखों जनों ने ले रखा है लोन, ठीक है, करोड़ों में ले रखा होगा, अपन तो 1,60,000 का ही तो लिया है, ठीक है। तो ये 427 रुपए कैसे निकाला उन्होंने, फिर मैंने अपनी मैथ लगाई घर पे बैठ के, ठीक है। तो इस पे 1,59,88 रुपए मूलधन, समय कितना, 10 दिन, तो समय हमेशा वर्ष में लिखते हैं, 10/362, मूलधन इंटू समय इंटू दर, दर कितनी थी 9.15 और बट्टा में 100, ठीक है। इसको अपन जब कैलकुलेट करेंगे तो लगभग यही आएगा, ठीक है, इसके आसपास ही आएगा। अब देखो बैंक ने क्या किया, ये पैसे इसमें जोड़े, अब बैंक मेरे से मांग कितना रहा है, 1,59,515 रुपए। पहले कितना था, 1,59,88। अब जैसे ही ये 31 दिसंबर हो गई, अब मैंने मेरी 5 तारीख फिक्स कर रखी है मैं किस्त भरने की, किस्त तो क्या रहूंगा, सेम रहेगी। वो बैंक ने मेरे से पूछा कि भाई आप कितने साल तक, मैंने ये लोन लिया है 15 साल नहीं 30 साल के लिए लिया है, ठीक है। अब मैंने ये 30 साल के लिए, आप गुणा करके देखना, ठीक है भाई, ये 30 साल तक लोन चलेगा मेरा। हर महीने मेरी जो किस्त है वो 1269 रुपए है, 1269 में हर महीने किस्त भरता हूं, ठीक है। 1269 रुपए किस्त भरूंगा ना, तो कितने साल भरूंगा, 30 साल, एक साल में महीने 12, इसको 12 से गुणा करना इंटू, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गई तो अब वो मेरे से 1300 रुपए लेने लग गए। एक दिन मेरे घर पे नोटिस आया, उन्होंने कहा कि भाई हमारी, आप ऐसे यदि 1269 भरोगे ना
तो 30 साल में पूरे होंगे ही नहीं हमारे पैसे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप 1269 नहीं भरोगे, अब आप 1300 रुपए भरोगे। तो अब जब आप इसको 1300 से गुणा करना, एक बार मोबाइल से गुणा करके देखो, इसका एक बार गुणा करके बताओ कितना आ रहा है। 4 लाख समथिंग कुछ आएगा, कितना आ रहा है? 30 × 12 × 1300 कितना आया? 469 300। यानी मैं वापस बैंक को पैसे कितने दूंगा? 4,70,000 रुपए। लिए कितने मैंने? 1,60,000 रुपए लिए। वापस मेरे से बैंक 4,69,300 रुपए टोटल पैसा लेगा। इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया? मिश्रधन। ये मिश्रधन। और पैसा कितना है? ये। अब ब्याज कितना है? इसमें से इसको घटा दूंगा, लगभग 1,60 में से ये 1,60 ही मानो ना, इसको 4,60 मानते हैं, तो कितने हो गए? 3 लाख। यानी मैं 3 लाख रुपए बैंक को ब्याज दूंगा। कितने साल में दूंगा? 30 साल में। भरने कितने हैं? 1300 रुपए तो भरने हर महीने के, एक साथ तो मुझे दिया ना पैसा, ठीक है। तो ये पैसा दिया। अब देखो बैंक, आप ये शायद 4 महीनों का ये मेरे पास अभी स्टेटमेंट, ठीक है। अभी तक मैंने दिसंबर तक देखा ना, कुछ भी कम नहीं हुआ, वो का वो पैसा पड़ा अभी तक। कैसे? देखो इधर आप, यहां पर 1250 रुपए लिए उसने, कितनी तारीख को? 5 जनवरी। 1269 थे, हो सकता है कंप्यूटर बाई मिस्टेक 1250 ही मेरे अकाउंट से कटे थे, ठीक है। बाद में उन्होंने 19 रुपए और काटे, ठीक है। 1269 पूरे करने थे ना, तो उन्होंने वापस 27 जनवरी को उनको पता चला कि अच्छा 19 रुपए कम ले लिए थे इससे। उनका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चेक कर लिया होगा, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे लिए। देखो 1250 मैंने बैंक को दिए, कब दिए? 5 जनवरी को। अब बैंक कितना मांग रहा है? 1,58,266। लिए हुए कितने थे? 1,59, ठीक है। ये आ गया। 19 रुपए उस दिन और दिए मैंने बैंक को, कितनी तारीख को? 27 तारीख को। अब कितना मांग रहा है? ये वाला। अब देखो वापस आई तारीख कितनी? लास्ट तारीख आई कितनी? 31 जनवरी। 31 जनवरी को इंटरेस्ट कैलकुलेट किया उन्होंने, ब्याज कितना बना? 1198 रुपए। किस पे? इस पैसे पे। ये जो पैसा ना, इस पैसे पे 1198 रुपए ब्याज जुड़ा मेरे मूलधन में। अब बैंक मेरे से मांग कितना रहा है? 1,59,444। लिए ही कितने थे? एक किस्त भर चुका हूं, अभी भी यही मांग रहा है, ठीक है। फिर वही बात वापस आई अगली 5 फरवरी। 5 फरवरी आई, मैंने किस्त कितनी भरी? 1269। अभी बैंक वापस कितना मांग रहा है? 1,58,175 रुपए। लिए कितने हैं? 1,59 है, ठीक है। फिर वापस लास्ट फरवरी आई, ठीक है। ये देखो वापस फरवरी कितनी आई? 28 फरवरी को फिर से ब्याज बुना। ब्याज कितना बना? पहले 1198 कुछ भर दिए थे तो थोड़े रुपए कम हुए। अब मांग कितना रहा है? 1,59,271। 2 किस्तें तो भर चुका हूं, लेकिन लिए कितने थे? 1,59,88। और यहां अभी भी 271 है, नहीं अभी भी अपन तो ज्यादा ही भर रहे हैं। और ऐसे करते करते देखो वापस 31 मार्च को हुआ ना। 31 मार्च को भी बैंक कितना मांग रहा है मेरे से, ठीक है। बैंक कितना मांग रहा है? 1,59,231। लिए 1,59,88 थे। और ऐसे करते करते मैंने अभी 31, मेरा 1 साल हो गया ना, ठीक है। 5 तारीख गई, तब मैंने 13वीं किस्त भर दी थी। भाई जनवरी से मैं किस्त भर रहा हूं ना, ठीक है। जनवरी से किस्त भर रहा था, ठीक है। तो अभी मैंने वापस उस समय भी देखा ना, कुछ भी कम नहीं हुआ, ठीक है। वो 1,59 है ना, तो एक शायद 1,000 रुपए कम हुए थे। और जबकि मैंने 1300 1269 ये कट रहे थे, इस 1 जनवरी से उन्होंने 1300 रुपए कर दिए थे कि अब 1300 रुपए कटेंगे तब ये आपके 30 साल में पूरा होगा, ठीक है। हाँ, अब मेरे पास में मान लो पैसा है, ठीक है, तो मैं एक साथ उसको बंद भी कर सकता हूं, ठीक है। तो कोई पैसा ब्याज लगेगा ही नहीं। आज जाके जैसे अभी लास्ट में था तो मैंने एक 50,000 रुपए इसमें डाल दिए कि भाई 50,000 रुपए डाल देते हैं, तो 50 सीधा कम हो गया, 1 लाख पे पहुंच गया मैं। अब 1 लाख पे ही ब्याज जुड़ रहा है। किस्त क्या रहेगी? समान किस्त हर बार 1269 ही कटेगी। हाँ, बाद में उन्होंने अभी 1300 कर ली, वो जाके अपन चेंज करा सकते हैं। अभी मैं बैंक जाऊं, नहीं मैं कहूंगा नहीं मेरे को है ना 30 साल में खत्म करने का प्लान नहीं है मेरा, ठीक है। मुझे तो ये मैं हर महीने 20,000 किस्त देना चाहता हूं, तो बैंक वहां अपने सॉफ्टवेयर में 20,000 फिक्स कर लेगा। तो जैसे ही 5 तारीख आएगी तो 20,000 कटेगा, तो जल्दी खत्म हो जाएगा, ब्याज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर जैसे हमने जो प्रश्न किए वो किस्त पे ब्याज जुड़ रहे थे, इसमें किस पे है? मूलधन पे, जो उधार लिया और वही वापस में जोड़ रहा है। ऐसे देखकर चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है, ब्याज पे ब्याज जोड़ रहा है।
मतलब वापस मूलधन वही था, उसमें वापस ब्याज जोड़ रहा, फिर उस पर कैलकुलेशन फिर कर रहा, ऐसे करते करते ये कैलकुलेशन चलती जाएगी। तो ये और इसमें भी रेट ऑफ कितनी है 9.15%। और सपोज यही मैं बाहर किसी प्राइवेट बैंक से ले लेता, ये तो एसबीआई बैंक है, प्राइवेट बैंक से लेता तो कम से कम मुझे 10 लाख रुपए भरने पड़ते हैं, क्योंकि और जोड़ते रहते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगभग 12% हो जाती है। तो ये वाला ब्याज वाला समझ में आ गया अब तो लोन लो तो देख लेना ये है। क्या कह रहे हो? फ्री आज जाके पूरा दे दूं? ठीक है, आज जाके दे दे। नहीं, ये तो मैं पहले ही ले लिया था भाई, वो तो ऐसे ही लिया था कोई काम की वजह से। नेक्स्ट बताओ, ये हटाओ ना, जा नहीं रहा आगे। अच्छा, ये क्या कह रहे हो? उधार कैसे मैं भर सकता हूं ना? वो तो निकाल ही नहीं पाएंगे ना, मूलधन तो उसमें है, उस क्वेश्चन में मूलधन निकाल ही नहीं सकते ना। इसमें मैं कैसे पता करूंगा? यहां पर जो अपने क्वेश्चंस में है, ठीक है, तो अब इसमें मैं आपसे पूछूं भाई मैंने 1,59,088 रुपए उधार लिए थे और 4,69,000 रुपए वापस दिए 30 साल में, बताओ दर कितनी है? तो भी आप दर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। दर तो हर बार अलग, ये पैसा भी पैसे लग रहा है ना, दर तो फिक्स है, ठीक है। किस्त क्या है? अलग अलग है ना, ब्याज की रेट तो ये अलग टाइप का ही है। मुझे भी स्टार्ट में तो ये जब काटना शुरू किया ना तो मुझे पता नहीं चला मैं कर क्या रहा है ये, ऐसे तो मैं कब पूरा भर पाऊंगा, ठीक है। बाद में पता चला भरना भी तो अपने को 30 साल में है, ठीक है, इसलिए मैंने कहा चलने दो इसको, लिख दिया ये। ऐसे व्रत जिनका केंद्र क्या हो, एक ही हो परंतु त्रिज्याएं अलग अलग हो, उसे सकेंद्रीय व्रत कहते हैं। ठीक है, सकेंद्रीय व्रत कंसेंट्रिक सर्किल है ना। जैसे ऐसे व्रत जिनका केंद्र हो, ये मान लो एक व्रत बनाया, इस पे ये व्रत बनाया, इस पे ये व्रत बनाया, इसका सेंटर ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ये जो 1,59,088 रुपए जो बैंक से मैंने लिया है ना, वो इंश्योरेंस है, मतलब लोन तो कुछ दूसरा था, वो मैंने नहीं बताया था आपको, ठीक है। ये तो उन्होंने मतलब उस पर देखा नहीं आपने, उस पर लिखा हुआ था, ठीक है, SBI सुरक्षा, मतलब जो मैंने होम लोन लिया हुआ है, ठीक है, जो मेरा होम लोन लिया हुआ है उस पर उन्होंने ये पैसा दिया है, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो आपका होम लोन माफ कर दिया जाएगा, उसका पैसा ये दे रहा हूं मैं। लिख दिया ये। ऐसे सर्किल जिनका केंद्र एक होना चाहिए परंतु रेडियस अलग अलग होती है, उन्हें सकेंद्रीय व्रत कहते हैं। लिख दिया ये। नेक्स्ट देखो, एक पॉइंट और लिख देते हैं जितने में ना, हटा दो इसे। व्रत में समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। समदूरस्थ, व्रत में समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पे होती हैं। ये व्रत है, ये इसका सेंटर मान लेते हैं, ये इसकी जीवा, ये इसकी जीवा, ये AB और ये CD, ठीक है। मान लो AB बराबर CD है, तो यहां पर ये सेंटर मान लेते हैं, ये P और ये Q। तो OP बराबर किसके होगा? OQ के। यही है ना। व्रत में समान लंबाई की जीवाएं हैं, ये दोनों यदि समान हैं
तो केंद्र से समान दूरी पे रहेगी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की दूरी सेम रहेगी। कल आप लोग 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। 25 तो इसमें भी सर्कल वाले क्वेश्चन है भी नहीं, ठीक है, कर लोगे ना 25? करके आइएगा। कल हम लोग एक आध घंटा इसमें अभी अपने को लगेगा, तो पहली वाली क्लास में तो अपन इसको पूरा करेंगे। अगली वाली क्लास के अंदर क्षेत्रमिति के 2D वाले क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। उस 2D के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ऑनलाइन। मैंने ऐप के अंदर अभी PDF अपलोड करवा दी गई है, ठीक है, भेज दी गई है। अभी हो जाएगी, नहीं तो शाम तक हो जाएगी। तो ऐप में से उसको डाउनलोड जरूर करना, डाउनलोड फॉर्मेट में ही दे रखी है PDF, उसको डाउनलोड करना, प्रिंट निकाल के अपने पास रखना, क्योंकि बोर्ड पे मैं मतलब क्वेश्चन लिखने के लिए समय नहीं दूंगा बाद में, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन आपको और ऑफलाइन सीट मैंने प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। ओके, बाकी कल पढ़ते हैं।